गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 45 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। दो कंपनी थी हमारी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी, ए लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रही थी। क्वेश्चन में हमें कॉमन लोन, कॉमन डेटर क्रेडिटर और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में। परचेज कंसिडरेशन के लिए रेशियो दे रखा था, 3 के बदले 1 अंश 45 रुपये की रेट पर दिया जाएगा। इन सारी इन्फॉर्मेशंस को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन में हमें जो कहा गया है, ए लिमिटेड की बुक्स में आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं 3, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स और ए लिमिटेड अकाउंट, सॉरी बी लिमिटेड अकाउंट, और बी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज देके बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी। तो ये काम हम स्टार्ट करते हैं, पर उस सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा परचेज कंसिडरेशन। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखिए क्या बोला गया, बी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी जो है वो ए लिमिटेड के 3 अंशों के बदले अपना 1 अंश देगी। तो देखिए कि ए लिमिटेड के टोटल शेयर्स है कितने, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड। तो देखिए ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में गिवन है 2 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल, एक शेयर 10 रुपये वाला, यानी कि 20,000 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कितने शेयर इशू करें, तो उन्होंने बोला 3 के बदले 1 शेयर देंगे। चलिए 20,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, 3 के बदले 1 शेयर, 20,000 डिवाइडेड बाय 3, ओके 6,666.66 शेयर्स। याद कीजिए हमने पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शंस आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स 0.6666 शेयर देना क्या पॉसिबल है, तीनों, या तो 1 शेयर जाता है या 1 से ज़्यादा, मतलब शेयर्स तो पूरे ही जाएंगे, आधा शेयर्स तो नहीं जा सकता, टुकड़ों में तो नहीं जा सकता। तो जो फ्रैक्शन आते हैं, जो टुकड़े आते हैं, उनके लिए कैश पेमेंट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं परचेज कंसिडरेशन पेबल इन इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स देंगे, 6,666 शेयर्स। ये तो देंगे, ये तो कंप्लीटेड फुल पूरे शेयर्स वो तो देंगे। तो 6,666 शेयर्स इंटू 45 ही आता है, 2,99,970 इन कैश। फ्रैक्शंस के लिए, टुकड़ों के लिए कैश दिया जाएगा, और कैश भी 45 की रेट पर। अब यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, ध्यान से इस चीज़ को सुनना कि जब फ्रैक्शंस आ जाते हैं ना नंबर ऑफ शेयर्स में, तो उस फ्रैक्शन के लिए 1 शेयर की वैल्यू कितनी मानी जाए। मतलब क्या करना है कि आपने कहा कि 0.66 शेयर देना है, तो अब उस 0.66 शेयर की वैल्यू कितनी समझी जाए, क्योंकि कंपनी का 1 शेयर तो 10 रुपये का है, तो क्या 10 मान के 0.66 के बराबर का अमाउंट का पे कर दे, या फिर कंपनी जितनी रेट में इशू कर रही है दूसरे शेयर्स, उस रेट को बेस बनाया जाए। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि फ्रैक्शंस के लिए कैश पेमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाता है। किसके हिसाब से, मार्केट वैल्यू, यानी कि परचेजिंग कंपनी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू चल रही है, उस मार्केट वैल्यू को बेस बनाकर उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा कैश का, फ्रैक्शंस के लिए। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि इस क्वेश्चन में मैंने 45 लिया,
तो इस क्वेश्चन में जिस रेट पर इशू कर रहे हो वो मार्केट प्राइस दोनों सेम है ना, इसलिए मैंने मार्केट प्राइस 45 ली। अब यहाँ पे अगर इशू प्राइस 25 होती तो हम यहाँ तो 25 से लेते, लेकिन यहाँ मार्केट प्राइस 45 को ही बेस बनाया जाता। किसी क्वेश्चन में मैम मार्केट प्राइस ना दे रखी हो तो फिर आप इशू प्राइस को बेस बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को ही यहाँ पर लिया जाता है। तो 0.6666 इंटू 45 यह आता है ₹30। देन टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, परचेज कंसिडरेशन 3 लाख रुपए। ये हमारी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। समझ में आई चीज? सिंपल। तो हमने जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया वैसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, क्योंकि फ्रैक्शन आया इसलिए फ्रैक्शन के लिए कैश पेमेंट किया मार्केट वैल्यू के हिसाब से। और ये हमारा परचेज कंसिडरेशन याद रखिए 2,99,970। ये कैसे हुए, यही हुआ 6,666 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹45 ईच। 35 रुपये का एक शेयर पर आप प्रीमियम रख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे जर्नल एंट्रीज, अकाउंट्स, वो सारी चीज़ें बनाकर सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। देखिए पहले वेंडर कंपनी यानी कि ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर 3 अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है स्टूडेंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और थर्ड हमें बोला गया है बी लिमिटेड अकाउंट। तीनों अकाउंट हम बनाएंगे, एक एक करके जर्नल एंट्री याद करते जाएंगे। जो जो एंट्री इन अकाउंट से रिलेटेड होगी उनकी पोस्टिंग हम यहाँ पे कर देंगे। करें स्टार्ट। देखिए सबसे पहले वेंडर कंपनी क्या करती है, उन सब एसेट्स को और उन सब लायबिलिटीज़ को जो कि परचेजिंग कंपनी लेने को तैयार हुई है अपनी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स ऐसी कोई भी एसेट या लायबिलिटी के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कोई एसेट या लायबिलिटी ऐसी है जिसे कि परचेजिंग कंपनी लेने को तैयार नहीं है। इस केस में वेंडर कंपनी की बुक्स में जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ है, सबको एक एक करके रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ ध्यान देना कि ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर लोन टू बी लिमिटेड नाम से भी एक एसेट है। तो मैंने कहा था कि कॉमन लोन, कॉमन डेटर, क्रेडिटर, इन सब का ध्यान हमें वेंडर कंपनी की बुक्स में तो बिल्कुल नहीं रखना है। तो वेंडर कंपनी की बुक्स में हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, सिंपल उसको नॉर्मल एसेट मानते हुए ट्रांसफ़र करेंगे। करें स्टार्ट। देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 2,40,000, एसेट डेबिट बैलेंस के साथ, क्रेडिट होगी तभी क्लोज होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 2,40,000। नेक्स्ट एसेट है लोन टू बी लिमिटेड, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू बी लिमिटेड, ये 20,000 का लोन। इसके बाद स्टॉक है 40,000, ओके। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 40,000। बुक डेट्स है 60,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बुक डेट्स 60,000। सारी एसेट्स हो गई। कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस नहीं है ए लिमिटेड की बुक्स में। देखिए ए लिमिटेड की एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड पर। लाइबिलिटी साइड के अंदर देखिए हमें दे रखी है क्रेडिटर की लाइबिलिटी दे रखी है ए लिमिटेड में जस्ट 60,000 की। एंट्री कैसे होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में आ जाएंगे बाय क्रेडिटर्स
60,000। अब सारी एसेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर होगी। इसके बाद एंट्री होती है उन एसेट्स लाइबिलिटीज़ के लिए जो परचेजिंग कंपनी ने नहीं ली, नहीं पे करेगी, ऐसा कुछ है नहीं। अब इसके बाद आती है बारी परचेज कंसिडरेशन की। टोटल 3 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन अभी फाइंड आउट किया था ना हमने। इस 3 लाख के परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करेंगे। एंट्री परचेजिंग कंपनी को बनाना है डेटर, यानी कि बी लिमिटेड को बनाना है डेटर। बी लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और दोनों ही अकाउंट्स हमारे पास है, तो हमें क्या करना है, दोनों ही अकाउंट्स में एंट्री करनी है। एंट्री हुई बी लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख रुपए। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बी लिमिटेड्स अकाउंट 3 लाख। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। आगे देखिए, इसके बाद परचेज कंसिडरेशन रिसीव होता है। एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? जिस भी फॉर्म में आपको परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है, यहाँ आपको हमने जो कैलकुलेशन की थी क्या हो रहा था, ₹30 तो कैश आ रहा था, रिमेनिंग 2,99,970 के इक्विटी शेयर्स मिल रहे थे हमारी परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड में। तो एंट्री करें। एंट्री कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड्स अकाउंट। तो बी लिमिटेड्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, जो कैश आपको मिला 30 बाय इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड 2,99,970। और इसी के साथ ये अकाउंट हमारा क्लोज। हमें ये दोनों अकाउंट्स बनाने के लिए बोला ही नहीं गया, कैश अकाउंट बनाने की मतलब बैंक अकाउंट बनाने और इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया। सारे अकाउंट बनाने बोलते तो हम करते, नहीं बोला गया तो हम नहीं बनाएंगे सारे अकाउंट्स। इसके साथ ही अकाउंट हमारा क्लोज। तो इस एंट्री की जो सेकेंड साइड की पोस्टिंग है वो नहीं करनी है। अब इसके बाद आती है हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री, कुछ नहीं। प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एंट्रीज, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं। ओके, अब आते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स से रिलेटेड जो भी अमाउंट्स है, उन सभी अमाउंट्स को हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। अमाउंट्स होती कौन सी है स्टूडेंट्स? तो अमाउंट्स में होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट्स के अंदर होती है रिजर्व्स, एनी फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट तो नहीं, कोई भी नहीं है, सिर्फ कैपिटल है और 2 रिजर्व्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व और वर्कमेंस कंपनसेशन फंड। इन तीनों चीज़ों को हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट पे। एंट्री कैसे होगी? तो इन सभी चीज़ों का क्रेडिट बैलेंस क्लोज करना है, डेबिट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्रीज आएगी बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी कैपिटल? ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल है 2 लाख रुपए बाय जनरल रिजर्व, बुक में दे रखा है ना रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? 80,000। और हमारा एक रिजर्व है वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड 20,000। सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया, चलिए ठीक है। अब इसके बाद कोई फिक्टिशियस एसेट है नहीं, अगर होती तो उसे ट्रांसफर करते हैं, दैट्स ऑल। सब कुछ कर चुके हैं, सारी एंट्रीज सब कुछ हो गए। अब हमें क्या करना है? फाइनली अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, प्रॉफिट लॉस देखें और उस प्रॉफिट लॉस को इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दें। चलिए देखते हैं। इधर टोटल आती है 3,60,000 और इस तरफ भी टोटल 3,60,000। नो लॉस, नो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, फाइन। तो कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट भी एक्स्ट्रा नहीं, अकाउंट वैसे ही क्लोज है। अब इसके बाद फाइनल इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपके पास क्या अवेलेबल है? ₹30 बैंक में और 2,99,970 इक्विटी शेयर्स, दोनों इनको पे कर दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
32 इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड अकाउंट 2,99,970 और देख लीजिए बिल्कुल दोनों तरफ अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है और इस एंट्री के बाद किसी अकाउंट में कोई बैलेंस बचने की संभावना ही नहीं है। आई चीज समझ में? तो ये हमने हमारी वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए। अब हम अकाउंटिंग करेंगे हमारी परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड की बुक्स में। चलिए अब हम एंट्रीज कर लेते हैं हमारी परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड की बुक्स के अंदर। परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर अभी तक जो एंट्रीज करते आए हैं उनके अलावा अब कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज होगी। किस वाली बोलिए? कौन से एंट्रीज? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स की। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स की सारी एंट्रीज भी करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। फर्स्ट तो बिजनेस परचेज की ही एंट्री होगी हमेशा वेंडर परचेजिंग कंपनी बुक्स के अंदर। बिजनेस परचेज की कौन सी एंट्री? कौन कौन सी एसेट्स ली, कौन कौन सी लाइबिलिटीज ली, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट और फिर डिफरेंस गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेट्स लिखते हैं वन बाय वन। कौन कौन सी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 2,40,000। लोन टू बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक बार तो लिखा जाएगा तभी तो इसको कैंसिल करेंगे। 20,000 स्टॉक अकाउंट डेबिट, 40,000 एंड बुक डेट्स अकाउंट डेबिट 60,000। सारी एसेट्स लिख दी। लाइबिलिटीज़ में जस्ट क्रेडिटर्स 60,000 टू ये क्रेडिटर्स 60,000। फिर लिखा जाएगा लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट। कितना परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं आप? 3 लाख रुपए का। फाइन, समझ में आई? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो। अब देखिए डिफरेंस, या तो कैपिटल रिजर्व या तो गुडविल या कुछ नहीं। अगर डेबिट साइड कम है गुडविल, क्रेडिट साइड कम है कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं, देन ओके। इधर 360, इधर भी 360, नो डिफरेंस, नो कैपिटल रिजर्व, नो गुडविल। चलिए फाइन, पे करेंगे 3 लाख रुपए। लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए टू किस फॉर्म में पे करने वाली है? ₹13 कैश, रिमेनिंग इन शेयर्स। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कैपिटल में भी ध्यान दीजिए 6,666 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मीन्स कैपिटल तो गई, ये रिमेनिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम इशूड एट ₹45 ईच, दैट मीन्स ₹35 पर शेयर का क्या था? प्रीमियम था। इसको सॉल्व करें। 6666 इंटू 35, 2,33,310। ये सारा प्रीमियम समझ में आ रही है ना चीज? यही हुआ था। 30 रुपये तो कैश पेमेंट, 6,666 यानी कि 6,666 शेयर्स ऑफ ₹10 कैपिटल, 35 पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम। ये परचेज कंसिडरेशन का सारा पेमेंट हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों एंट्रीज अभी तक में बहुत बार कर ली है हमने एंट्री। अब इसके बाद एंट्री करेंगे हम अपने म्यूचुअल डेट से रिलेटेड। कॉमन डेटर क्रेडिटर है, कॉमन आपका लॉन भी है और इसके अलावा प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक से रिलेटेड एंट्री भी हमें करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो एंट्री करते हैं ना
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या लोन टू लोन फ्रॉम, ये सारी एंट्रीज जो होती है ना वो किस तरीके से की जाती है, क्यों की जाती है। अब देखिए हमने जब ये बिजनेस परचेज की एंट्री करी, हमने यहाँ पे लोन टू बी लिमिटेड अकाउंट को डेबिट कर दिया। बुक्स किसकी, मतलब जर्नल किसकी, बी लिमिटेड की, और बी लिमिटेड अपनी ही बुक में दिखा रही है कि उसने खुद को ही लोन दे रखा है, तो ये तो लॉजिकली भी गलत है, हमें तो इस अकाउंट को हैंड टू हैंड कैंसिल करना पड़ेगा। इसके अलावा बी लिमिटेड की ही बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी दिखा रखी है लोन फ्रॉम ए लिमिटेड। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड तो अब एक होगी, तो खुद ने ही खुद को लोन दे रखा है। इज दैट पॉसिबल? नो, ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें इन दोनों को ही कैंसिल करना है, उस एसेट को भी और उस लाइबिलिटी को भी। सेम यही कंडीशन क्रेडिटर डेटर में, यहाँ हमने क्या बोला हुआ था कि ए लिमिटेड के क्रेडिटर्स में 10,000 रुपये की, तो हमने जब ये क्रेडिटर लिए हैं ए लिमिटेड के, इसमें 10,000 रुपये खुद बी लिमिटेड से रिलेटेड है, तो उसको तो कैंसिल करो ना। बी लिमिटेड खुद से ही क्या लेगी और खुद को ही क्या देगी, इसलिए क्रेडिटर और डेटर को कैंसिल किया जाता है। कॉमन डेटर, क्रेडिटर, लोन, इन सबको कैंसिल करने के पीछे का ये लॉजिक है। अब हम करेंगे कैंसिल। देखिए डेटर क्रेडिटर के बारे में बोला हुआ है, 10,000 रुपये की डेटर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर भी कैंसिल करने, डेटर भी कैंसिल करने। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस होते हैं इसलिए डेबिट करके कैंसिल करेंगे, और डेटर्स डेबिट बैलेंस वाले होते हैं इसलिए उनको क्रेडिट करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये 10,000, सिंपल। इसके बाद कॉमन लोन है, लोन फ्रॉम बी लिमिटेड, लोन फ्रॉम ए लिमिटेड है, और एक आपकी एसेट है लोन टू बी लिमिटेड, दोनों को ही कैंसिल करना है। तो लाइबिलिटी को डेबिट करो, एसेट को क्रेडिट करो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलिए फोर्थ एंट्री हम कर देते हैं। लाइबिलिटी क्या है, लोन फ्रॉम ए लिमिटेड, ये क्रेडिट बैलेंस के साथ आपकी बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा है, डेबिट करके कैंसिल करो। लोन फ्रॉम ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000 टू, ये एक एसेट हमने नहीं लाई थी ना यहाँ पे, डेबिट करके इस एसेट को यहाँ कैंसिल करो, टू लोन टू बी लिमिटेड अकाउंट, ये 20,000। आई समझ में बात? अब इसके बाद आती है बात प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अब हमारी जो बिजनेस परचेज की एंट्री हुई उसमें मैम ना तो गुडविल आया और ना तो कैपिटल रिजर्व। इन दैट केस मैंने कहा था गुडविल को लिखेंगे, क्या कर देंगे, गुडविल लिख देंगे। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्यों, क्या करना है कि स्टॉक के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जुड़ा हुआ उसको हटाना है कुल मिला के। तो एंट्री क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब ध्यान दीजिए कि गुडविल टू स्टॉक तो हमने कर दिया, यहाँ पर अमाउंट क्या लिखनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, लाइन पढ़ते हैं। ए लिमिटेड के स्टॉक में बी लिमिटेड से खरीदा गया 30,000 का माल सम्मिलित है। बी लिमिटेड लागत में 20% जोड़कर माल बेचती है। इसका मतलब ये 30,000 तो सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट पर 20% प्रॉफिट ले रखा है। पढ़ा है ना हमने कि जब हमारा सेलिंग प्राइस की इन्फॉर्मेशन गिवन हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। पिछले साल मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते टाइम भी पढ़ाया था, और ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार। सेल्स अपॉन 100 प्लस रेट इंटू रेट, ये आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो 30,120 के इक्वल है, क्योंकि इसमें 20 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और 20 के इक्वल हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, 5,000। 5,000 का प्रॉफिट यहाँ इंक्लूडेड था। इस प्रॉफिट को हमें कैंसिल करना है ताकि स्टॉक हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर वापस आ जाए, कॉस्ट पर हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। आई बात समझ में, जर्नल एंट्री समझ में आई। गुडविल को डेबिट किया, इस एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व आता हम उसको डेबिट करते, नहीं आया हमने गुडविल को कर दिया। गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और स्टॉक हमारा कितने से क्रेडिट हो गया, 5,000। स्टॉक क्रेडिट हुआ मतलब स्टॉक का बैलेंस कम हो जाएगा ना। स्टॉक डेबिट बैलेंस के साथ एसेट होती है, उसको क्रेडिट किया मतलब हमने उसका वैल्यूएशन कम कर दिया, उसकी वैल्यू को कम कर दिया। और इस तरीके से हमने हमारी सारी जर्नल एंट्रीज कर ली इन द बुक्स ऑफ
बी लिमिटेड। अब इसके बाद फाइनल काम हमारा है बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाना। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी कह दिया है कि बी लिमिटेड या नई कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुक्स के अंदर होने वाली एंट्रीज से अफेक्ट होगी। मतलब बी लिमिटेड की जो पहले बैलेंस शीट बनी हुई है वो बनेगी, उसमें चेंजेस किन की वजह से आएंगे, इन जर्नल एंट्रीज की वजह से जो जो चेंज आ सकते हैं वो चेंज करने हैं। समझ में आई चीज़? तो चलिए हम बी लिमिटेड की बुक्स में उनकी बैलेंस शीट बना के प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 16 ही है 2016, जो भी डेट दे रखी हो आपके बुक के अंदर वो डेट लिखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी लाइबिलिटी साइड लिखते हैं हम, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर फर्स्ट हेड हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसमें ए पॉइंट शेयर कैपिटल। अब देखिए स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले ऑथराइज्ड लिखी जाती है। बी लिमिटेड हमारी जो परचेजिंग कंपनी, उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 45 लाख रुपीज़ की ऑथराइज्ड कैपिटल लिख देंगे। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 45 लाख, और इसके साथ यहाँ पर एक बार हम क्या कर देते हैं, टोटल लगा के बैलेंस शीट को क्लोज। आगे आने वाली सारी चीज़ें हमारे बैलेंस शीट के फाइनल टोटल में शामिल होगी। ये 45 लाख बैलेंस शीट के उस फाइनल टोटल के अंदर नहीं जोड़ी जाती है। यहाँ ये शेयर कैपिटल में ये ऑथोराइज्ड थी, ठीक है, इसको यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ ऑथोराइज्ड, और फिर ये इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। देखिए बी लिमिटेड के पास ऑलरेडी कैपिटल थी कितनी, 4 लाख रुपए की थी। यस बिल्कुल 4 लाख रुपए की उनकी पहले से कैपिटल में 40,000 इक्विटी शेयर्स। अभी हमने नए शेयर्स इशू किए 6,666 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued for consideration other than cash 66660। सिंपल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसके बाद देखिए हम लिखेंगे रिजर्व्स। तो रिजर्व्स के अंदर एक तो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आ जाएगा और हमारा जनरल रिजर्व आ जाएगा। चलिए बी पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस। बी लिमिटेड की ही रिजर्व्स लिखने हैं, तो बी लिमिटेड में जनरल रिजर्व दे रखा है 1,20,000, लिख देंगे जनरल रिजर्व 1,20,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि अभी हमने जर्नल एंट्री करी थी ना, कितना था, 6,666 शेयर्स पर ₹35 के हिसाब से जनरल रिजर्व था 2,33,310, लिख देंगे। एंट्री के अंदर हमने क्रेडिट किया ना सिक्योरिटीज प्रीमियम में, वही अमाउंट हमने लिखा, और कोई रिजर्व है नहीं, ये शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया। सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज में था बी लिमिटेड के लोन फ्रॉम ए लिमिटेड,
इसको ऐसे एडजस्ट करके शो करना है, माइनस लोन टू बी लिमिटेड, या आप कॉमन लोन करके लिख सकते हैं, नील। ओके, एंड थर्ड आगे लिखते हूँ इसको, करंट लाइबिलिटीज, इसमें हमारे क्रेडिटर्स हैं, दोनों कंपनी के क्रेडिटर्स को ऐड करके लिखेंगे 60,000 प्लस 80,000, ये हो गया हमारा 1,40,000 माइनस कॉमन क्रेडिटर्स, कितने कैंसिल किए थे स्टूडेंट्स? 10,000। और इस यहाँ पर ही हम कर देंगे बैलेंस शीट की टोटल। चलिए 4 लाख प्लस 6 लाख, $9,49,970, 9,49,970। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। सेकंड हम आ जाते हैं अपनी एसेट्स साइड, प्रिपेयर करेंगे। एसेट्स में 1 बाय 1 लिखेंगे सभी एसेट्स को। सबसे पहले हम अपनी नॉन करंट एसेट्स को लिखेंगे, एक एक करके लिखते जाएंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल सब कुछ। नॉन करंट एसेट्स में पॉइंट ए, पहले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, देखिए क्या क्या है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ए लिमिटेड की भी बी लिमिटेड की भी 240 और 5। टोटल 7,40,000। ज़रूरी नहीं है हर बैलेंस शीट के अंदर आप एग्ज़ाम के अंदर आप इस तरीके से यहाँ ऐड करके शो करो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऐड करके शो करने की। फिर बस एक ही थी हमारी फिक्स्ड एसेट। इसके बाद लाइबिलिटी जो हमारी लोन फ्रॉम ए लिमिटेड थी उससे हमारा लोन टू बी लिमिटेड तो सेट ऑफ हो ही चुका है। इसके बाद आती है हमारी वेट, यहाँ लोन टू बी लिमिटेड जो हमारी एक एसेट थी ना उसको शो तो करना ही पड़ेगा। 20,000 की एसेट थी माइनस लोन फ्रॉम ए लिमिटेड, इस लाइबिलिटी के कारण ये सेट ऑफ हुई और ये निल हो गई। चलिए बी पॉइंट पे आती है हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में जस्ट गुडविल है हमारे पास। जब हमने एंट्री करी थी ना हमारे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक वाली, उस एंट्री के अंदर हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया था और कितनी अमाउंट थी वहाँ पे 5,000 गुडविल डेबिट की थी, मतलब गुडविल अकाउंट खुल गया हमारी बुक्स के अंदर। और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है। अब आ जाएगी हमारी करंट एसेट्स। स्टॉक, दोनों कंपनीज के स्टॉक देखते हैं। 40,000, 60,000, कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। जनरली तो हम इसको लिख देते, लेकिन याद कीजिए यहाँ पर बोला गया था कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कुछ गुड्स बेचे, उसमें कुछ प्रॉफिट था और वो स्टॉक अभी तक भी उनके पास अवेलेबल है। इसके लिए हमने एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन की थी। कैसे करी थी? तो कॉस्ट प्लस 20% था, तो फॉर्मूला अप्लाई करके हमने 5,000 का प्रॉफिट निकाला था। उसके लिए हमने एंट्री करी थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो परचेजिंग कंपनी के अंदर जो एंट्री हुई, गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ वो तो यहाँ आ गया, लेकिन स्टॉक क्रेडिट हुआ। स्टॉक
क्रेडिट हुआ तो स्टॉक को भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रोविज़न कितना, 5,000 का, तो रिमेनिंग 95,000। समझ में आ रही है ना चीज़। तो स्टूडेंट्स हम जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, उनकी हमें जर्नल एंट्री तो करनी ही है हमारी परचेसिंग कंपनी की बुक्स के अंदर, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि उन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि नई कंपनी या फिर परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, उन जर्नल एंट्रीज के बेस पे ही बनती है। बाकी तो जो बैलेंस शीट बुक में दे रखी है वो ही, उसमें हम जो थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं वो उन जर्नल एंट्रीज की वजह से। तो ये जो एंट्री हुई थी उसके दोनों एडजस्टमेंट्स हमने दिखा दिए, दोनों साइड्स पे इफेक्ट दिखा दिए। ओके, बुक डेट्स, दोनों कंपनी के डेटर्स, बुक डेट्स में डेटर्स कुछ भी कहिए, 60,000 प्लस 40,000, इनको ऐड करके शो करना होता है। कितने हो गए, 1,00,000 रुपए। अब कॉमन डेटर क्रेडिटर थे ना, कॉमन क्रेडिटर थे 10,000 रुपए के, वो हमने यहाँ माइनस कर दिए। तो कॉमन डेटर्स में से भी तो इसे माइनस करना होगा, कॉमन डेटर्स। आई समझ में बात। ओके, अब इसके बाद लास्ट बैलेंस इन बैंक अकाउंट, बैलेंस, बैंक बैलेंस। देखिए बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में शो हो रखा था 20,000 से बैंक, इसमें से 30 रुपये का पेमेंट हुआ। कहाँ, परचेज कंसिडरेशन का हुआ था ना, 13 कैश। ये हमारी बैलेंस शीट बनकर तैयार हुई। समझ में आई चीज़, क्लियर हुआ। बस टोटल कर लीजिए, टोटल वही आएगी 9,49,970। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो अब हम कह सकते हैं कि अब हम अमालगमेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े क्वेश्चंस करने की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना, उनमें कुछ भी टफ या टिपिकल पॉइंट अभी तक हम नहीं पढ़े हैं। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर थोड़े थोड़े टफ पॉइंट्स आएंगे, लेकिन टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। हम उन पॉइंट्स को 2 बार 3 बार समझेंगे ताकि वो चीज़ें अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो पाए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी इन क्वेश्चंस को वापस से वापस सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो थे ये बेसिक क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट क्लास से हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। मैं समझाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हम उनको यहाँ सॉल्व भी करेंगे, लेकिन आप लोगों को वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे अगर आपके दिमाग में थियोरी सारी याद होगी। जो थ्योरी हमने पढ़ी है ना अमालगमेशन की स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर, वो क्लासेस आप एक बार वापस भी वीडियो उनको सुनिए ताकि आप लोगों को वापस चीज़ें याद आएँ। और उसके अलावा लगभग हर क्लास में जहाँ जो पॉइंट आ रहा है मैं वापस से तो बता ही रही हूँ आप लोगों को, तो सारी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में। एंट्रीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, क्योंकि एंट्री मिस होते ही तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। उसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पॉइंट्स आए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल ही था। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के पॉइंट्स यहाँ पर आ गए थे, लोन वाला पॉइंट आ गया, डेटर क्रेडिटर वाला पॉइंट आ गया और हमारा स्टॉक वाला पॉइंट भी आ गया। अब जो हमारे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने एक पॉइंट आप लोगों को छुड़वा रखा है, वो पॉइंट हम बाद में ही पढ़ेंगे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से जो है हम अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग वापस अच्छे से घर पे पढ़िए, समझिए और खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बार बार कहती हूँ, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैंने तो करवा दिया, आपने पढ़ भी लिया, समझ में आ गया अच्छे से, आंसर भी मैच हो गए, सब कुछ हो गया। अब मोबाइल को नीचे रखिए और अब आप खुद से वापस क्वेश्चन पढ़िए और एक एक एंट्री, एक एक अकाउंट बनाकर देखिए, फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए और देखिए कि क्या आपका आंसर मैच होता है और नहीं होता है तो देखिए कि हमने कहाँ पर गलती करी है, तभी जाकर प्रैक्टिस होगी।
20 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% फाइनल है अमालगमेशन चैप्टर में से, तो उस 20 मार्क्स के लिए मेहनत भी उतनी ही आपको करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट मैंने बहुत बार पहले भी कह दिया है स्टूडेंट्स, प्रॉपर फॉर्मेट में इस तरीके से बैलेंस शीट आपकी बननी चाहिए, तब आपको 100% मार्क्स मिलने हैं बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डायरेक्टली भी अगर आप लिख दोगे कि सीधा कैपिटल लिख दी, इक्विटी शेयर कैपिटल ये लिख दिया, डायरेक्ट आपने अमाउंट लिख दी, सब कुछ डायरेक्ट लिख दिया, तो भी टोटल तो मैच हो ही जाएगी। एसेट साइड भी इनको ऐसे शो नहीं किया और डायरेक्ट माइनस कर करके ऐसे लिख दिया, तो भी अमाउंट तो मैच हो जाएगी, बैलेंस शीट टोटल भी मैच हो जाएगी, लेकिन मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए प्रॉपर फॉर्मेट में अकाउंट्स के अंदर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में अगर काम करेंगे तो आपको 100% मार्क्स भी मिलेंगे। और बाकी इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप घर पे पढ़िए, समझिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन नंबर 9 से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।